चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, वॉइस मेरी क्लियर है, स्क्रीन क्लियर। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, देखिए हमारा जो इंश्योरेंस क्लेम का चैप्टर चल रहा था उसमें हमने लास्ट क्लास में लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी तक पढ़ लिया था। अब आज से मैं आपकी क्लास में स्टार्ट कर रहा हूँ लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। देखिए, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में सबसे पहले तो एक बार इसको समझते हैं कि प्रॉफिट के नुकसान को कहते किसे हैं, उसको कैलकुलेट कैसे करना है। सारी बातें मैं लिखाऊंगा, पहले केवल नॉर्मली आपको मेरी बात को समझना है, उसके बाद हम इसको सारी चीज़ों को नोट डाउन करेंगे। चलिए देखिएगा आप, समझिएगा। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरे बिजनेस में आग लगी, फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई 2020 को, और आपका जो फाइनेंशियल ईयर है वो 1 अप्रैल 2020 को स्टार्ट हुआ है, और ये फाइनेंशियल ईयर खत्म कब होगा? 31 मार्च 2021 में। लेकिन साल के बीच में बिजनेस में आग कब लगी है? फायर लगने का टाइम मैंने बोला है 1 जुलाई 2020। इसको मैंने यहां लिख देता हूं नीचे। बिजनेस में आग लगने का टाइम पीरियड कब है? 1 जुलाई 2020 को। अब मेरी बात को एक बार पहले एक बार समझना, नोट कुछ भी नहीं करना है, जो बातें मैं नोट कराऊंगा केवल उन्हीं को नोट करना है। 1 जुलाई को बिजनेस में आग लगी है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगले दिन से ही बिजनेस दोबारा से कंटिन्यू कर देंगे या दोबारा से स्टार्ट कर देंगे। कुछ टाइम पीरियड आपको लगेगा कि उस बिजनेस को रिवाइव करा जाए, दोबारा से खड़ा करा जाए, उसकी मरम्मत कराई जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैंने बोला कि अगर आपके बिजनेस में 1 जुलाई 2020 को आग लगी है तो इसको रिवाइव होने में 3 महीने का समय जाता है। यानी कि कब तक? 30 सितंबर 2020 तक। तो ये वाला जो 3 महीने का पीरियड है, ये बिजनेस के लिए मैंने बोला क्या हो गया? डिसलोकेशन पीरियड हो गया। डिसलोकेशन पीरियड हो गया। अब ध्यान से मेरी बात को सुनना, दोबारा से मैं क्या बोल रहा हूं। यहां पर आप कैलकुलेशन में अब आपको जो पढ़ा रहा हूं वो है लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी की। लॉस ऑफ प्रॉफिट के लिए मैंने आपको बताया, अगर आपके बिजनेस में 1 जुलाई 2020 को बिजनेस में आग लगती है तो ऐसा जरूरी नहीं है कि आप नेक्स्ट डे से ही अपना बिजनेस को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दें। कुछ टाइम पीरियड आपको बिजनेस को रिवाइव करने में, दोबारा से खड़ा करने में लगेगा। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि आपको 3 महीने का समय लगता है। इसका मतलब बिजनेस का जो रिवाइवल पीरियड होगा या डिसलोकेशन पीरियड होगा वो 1 जुलाई से लेकर के 30 सितंबर तक होगा। अब इस 3 महीने के दौरान जो आपकी नॉर्मल या नेचुरल सेल होती आग लगने से पहले, वो अब नहीं हो पाएगी। तो उस 3 महीने के अंदर जो सेल का नुकसान है उस पर कुछ ना कुछ प्रॉफिट भी कमाते, जो कि आप नहीं कमा पाएंगे। तो इस केस में इंश्योरेंस कंपनी जो प्रॉफिट आप उस 3 महीने में उस बिजनेस के डिसलोकेशन पीरियड पे नहीं कमा पा रहे हो, उसके लिए भी इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम देती है। अब सवाल क्या पैदा होता है कि सर इस 3 महीने में कितनी एक्सपेक्टेड सेल हम लोग करते, ये कैसे पता चलेगा? मतलब आपको 1 जुलाई को खड़े होकर के फ्यूचर प्रिडिक्ट करना है। आपको ये एस्टिमेट करना है कि अगले 3 महीने हम इतनी सेल करते और उस पर इतना प्रॉफिट कमाते, जो कि हम नहीं कमा पा रहे। तो इस प्रॉफिट के नुकसान का क्लेम आप क्या करेंगे? इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। तो आपको यहां पर क्या करना है? फ्यूचर देखना है अपना, अगले 3 महीने का। अब उसका प्रोसेस है एक पर्टिकुलर, उस प्रोसेस के थ्रू आपको प्रिडिक्ट करना है कि अगले 3 महीने में कितनी सेल होती, कितनी सेल का नुकसान हुआ है, और उस सेल पर हम किस रेट से प्रॉफिट कमाते, और उस प्रॉफिट के नुकसान का जितना भी हुआ है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम के रूप में मांगेंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? तो अब प्रॉफिट के नुकसान का कैलकुलेशन आपको कैसे बनाना है, वो कैलकुलेशन हम जो है वो लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी में पढ़ेंगे। मेरी बात आपको समझ में आ गई? चलिए, अब इसमें आप लिखना स्टार्ट करेंगे मेरे साथ साथ। देखिएगा, सबसे पहले आप हेडिंग डालेंगे पॉइंट नंबर बी, लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। सारी बातें अब मैं लिखवाऊंगा आपको, कोई भी चीज हम नोट से नहीं देखेंगे, नोट से आपको सब मिल जाएगा। क्योंकि पहले पैनल पे राइटिंग का प्रॉब्लम था, अब कोई दिक्कत नहीं है, अब अपन नॉर्मल देखेंगे। चलिए देखेंगे, अब लिखेंगे आफ्टर
The fire occurred in business premises. The business is dislocate for sometimes. So the trader, so the trader or businessman put, या so the trader or businessman put, take some policy to claim for loss of profit from insurance company. Insurance company. Because there is normal and natural sale of the business, natural sale of the business of the business affected. चलिए, सबसे पहले आप इतनी बात लिखेंगे कि बिजनेस की जो नॉर्मल नेचुरल सेल अफेक्ट होती है, जिस वजह से जो बिजनेसमैन या ट्रेडर हैं वो इंश्योरेंस कंपनी से एक पॉलिसी लेते हैं, किस बात के लिए? प्रॉफिट के नुकसान को रिकवर करने के लिए। आगे लिखेंगे, फॉर दिस पर्पस ट्रेडर और बिजनेसमैन calculate loss of profit by the following steps. चलिए, सबसे पहले आप यहां तक की बात लिख लें। अब ये जो प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, इस प्रॉफिट के नुकसान को कैलकुलेट करने के लिए ट्रेडर बिजनेसमैन, मैं आपको कुछ स्टेप बताऊंगा, उस स्टेप के माध्यम से वो कैलकुलेट करेगा कि कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, और वो प्रॉफिट का नुकसान जो है वो इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम के रूप में मांगने जाएगा। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। लिखेंगे स्टेप्स, या इसको आप ऐसे लिख लें, स्टेप्स फॉर द कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। चलिए, अब ध्यान से सुनते जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं, दो पार्ट के अंदर मैं आपको लॉस ऑफ प्रॉफिट को कैलकुलेट करना बताऊंगा। सबसे पहले पार्ट के बारे में बात कर रहा हूं, लिखेंगे। सबसे पहले आएगा स्टेप नंबर 1। स्टेप नंबर 1 में आपको क्या चेक करना है कि बिजनेस में आग कब लगी, मींस डेट ऑफ फायर क्या है।
जो जो मैं स्टेप बताते जा रहा हूं अकॉर्डिंग टू वो स्टेप फॉलो करने हैं, सारे स्टेप आपको लिखने हैं। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेट करना है पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी, पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी। अब पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी का क्या मतलब है, तो इसमें लिखेंगे पीरियड ऑफ डिसलोकेशन, पीरियड ऑफ डिसलोकेशन और पीरियड ऑफ पॉलिसी, और पीरियड ऑफ पॉलिसी विच एवर इज अर्लियर, विच एवर इज अर्लियर। चले इस बात को समझते हैं, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी का क्या मतलब है। देखिएगा, देखिए पीरियड ऑफ इंडेमनिटी का मतलब है कि ट्रेडर या बिजनेसमैन को कितने टाइम के लिए इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम मिलेगा, वो आपका पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि पीरियड ऑफ डिसलोकेशन आपके बिजनेस का है 5 मंथ, ठीक है, और आपने जो प्रॉफिट पॉलिसी ले रखी है वो आपने 3 महीने के लिए ले रखी है। आपका बिजनेस डिसलोकेट कितने टाइम के लिए रहा, 5 महीने के लिए। पॉलिसी आपने कितने महीने के लिए ले रखी है, 3 महीने के लिए। तो विच एवर इज अर्लियर क्या हो गया, 3 महीना। तो क्लेम भी आपको कितने महीने के लिए मिलेगा, 3 महीने के लिए मिलेगा। चाहे आपके बिजनेस में नुकसान प्रॉफिट का 5 महीने का है, लेकिन पॉलिसी जब आपने 3 महीने के लिए ले रखी है तो 3 महीने से ज्यादा क्लेम कैसे मिल जाएगा। तो यहां पर पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कितना हो जाएगा, 3 महीना। यानी 3 महीने के लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी। इसके अलावा दूसरा केस क्या बन सकता है, दूसरा केस देखो, मान लीजिए मैंने बोला पीरियड ऑफ डिसलोकेशन है आपका 3 मंथ का, और पीरियड ऑफ पॉलिसी आपने ले रखी है 4 मंथ की। अब ध्यान से सुनना, इस केस के अंदर क्या हुआ, बिजनेस डिसलोकेट रहा, नुकसान कितने महीने का है, 3 महीने का है। कितने महीने का है, 3 महीने का। और पॉलिसी आपने कितने महीने की करा रखी है, 4 महीने की। तो आपको विच एवर इज अर्लियर 3 महीने का क्लेम मिलेगा। 4 महीने की पॉलिसी करा रखी है, इसका मतलब ये नहीं होता कि 4 महीने का क्लेम मिल जाएगा। नुकसान आपका जब 3 महीने का है तो उससे ज्यादा क्लेम नहीं मिल सकता। तो इस केस में आपका पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कितना हो जाएगा, 3 महीना हो जाएगा। बात समझ में आ गई। तो दोनों में से जो सबसे कम होगा वही आपका पीरियड ऑफ इंडेमनिटी होगा, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम प्रोवाइड करेगी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक एक बात को समझते जाएंगे, जो जो स्टेप बताते जाऊंगा ध्यान से सुनते जाओ, समझते जाओ। चलिए स्टेप 1 हो गया डेट ऑफ फायर, स्टेप नंबर 2 हो गया पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। इसके बाद मैं बात कर रहा हूं स्टेप नंबर 3। स्टेप नंबर 3 में आप कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ शॉर्ट सेल्स, शॉर्ट सेल्स। चलिए देखिएगा, अब इस बात को ध्यान से समझना है। देखिए मैंने आपको कहा कि आपका जो भी इंडेमनिटी पीरियड है या बिजनेस का डिसलोकेशन पीरियड है, उस डिसलोकेशन पीरियड के लिए कितनी सेल का नुकसान हुआ है ये आपको पता लगाना है। क्योंकि अगर आपको ये पता लग गया कि उस डिसलोकेशन पीरियड में इतनी सेल का नुकसान है और इस रेट से प्रॉफिट कमाते जो कि नहीं कमा पाए, तो आप प्रॉफिट का नुकसान निकाल सकते हैं। तो अब आपको उस डिसलोकेशन पीरियड के लिए प्रिडिक्ट करना है कि कितनी एक्सपेक्टेड सेल आप करते जो कि आप नहीं कर पाए। तो अब स्टेप नंबर 3 से मैं आपको फ्यूचर दिखाऊंगा कि अगले 3 महीने या 4 महीने जो बिजनेस का डिसलोकेशन पीरियड है उसमें कितनी सेल जनरेट की जाती। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, पहले लिख लो फिर मैं आपको एग्जाम्पल से समझा दूंगा। सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी इन लास्ट ईयर। इसमें आप ऐड कर देंगे अपवर्ड ट्रेंड, या मैं इसको कहता हूं इंक्रीजिंग ट्रेंड, इंक्रीजिंग ट्रेंड।
या आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू आ जाएगी। इसमें से आप लेस कर देंगे एक्चुअल सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी ये आप लेस कर देंगे तो आपको मिल जाएगी शॉर्ट सेल्स। चलिए पहले एक बार आप इसको लिख लें, फिर इसको समझते हैं। देखिए मान लीजिए मैंने बोला बिजनेस का जो इंडेमनिटी पीरियड है वो 1 जुलाई 2020 से लेकर के 30 सितंबर 2020 तक का है। 3 महीने का इंडेमनिटी पीरियड है। इस इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर आपने कितनी सेल करी थी? लास्ट ईयर मैं बोलता हूं तो 1 जुलाई 2019 से लेकर के 30 सितंबर 2019 तक आपने कितनी सेल करी थी? तो जो इंडेमनिटी पीरियड करंट ईयर का है उस इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर कितनी सेल करी थी? फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला लास्ट ईयर मान लीजिए आपने 50,000 रुपए की सेल करी थी, ठीक है? तो इसका मतलब आप इस साल भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कम से कम मेरी 50,000 की सेल तो होगी ही होगी, और हर साल मेरी सेल में इंक्रीमेंट मान लो 10% का आता है। इंक्रीजिंग ट्रेंड या अपवर्ड ट्रेंड मेरे बिजनेस में 10% का है। पिछले साल की तुलना में इस साल में 10% सेल में इंक्रीमेंट करता हूं। तो अगर इंक्रीजिंग ट्रेंड मान लो क्वेश्चन में दे रखा है 10% का, तो इसका 10% इंक्रीज कर दो, यानी कि कितना हो गया? 5,000 इंक्रीज कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 55,000। यानी उस इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर में 50,000 की सेल करी। अपवर्ड ट्रेंड के हिसाब से इस साल में एक्सपेक्टेशन कर रहा था कि मैं 55,000 की सेल करूंगा, लेकिन बिजनेस में आग लग गई तो मैं वो सेल जनरेट नहीं कर पाऊंगा। अब आगे की बात सुनना। वो 3 महीने का जो पीरियड बिजनेस का डिसलोकेशन पीरियड है, तो उस 3 महीने में उस प्रॉपर प्रमाइसेस में या उस प्लेस पर बिजनेस नहीं किया जा सकता, क्योंकि उसको रिवाइव किया जाएगा। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि बिजनेसमैन खाली बैठेगा। वो क्या करता है? बगल में किराए पर कोई एक शॉप लेता है, एक गली छोड़ करके अपनी कोई दुकान किराए पे लेता है, या कोई ना कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन करवाता है, और उस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन के माध्यम से वो 3 महीने की जो सेल उस प्रमाइसेस में जनरेट नहीं कर सकता, वो किसी दूसरे प्लेस पर जनरेट करता है। लेकिन इस केस में वो उतनी सेल नहीं कर पाएगा जितनी वो प्रॉपर प्लेस पे कर सकता है। कई बार आपने देखा होगा लिखा हुआ होता है कि ये दुकान पीछे वाली गली में शिफ्ट कर दी गई है। उसका रीजन है कि उस दुकान की मरम्मत का काम चल रहा है, या उसके कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, या उस बिजनेस में आग लग गई है तो उसको रिवाइव करने का काम चल रहा है। तो इस कंडीशन के अंदर जो टेम्पररी कंस्ट्रक्शन कराया गया है या कोई प्रमाइसेस आपने किराए पर ले रखी है, तो वहां पर वो अपनी सेल को कंटिन्यू करता है। अब उसकी एक्सपेक्टेशन क्या थी कि वो 55,000 की सेल करेगा, लेकिन वो 55,000 की सेल नहीं कर पाया उस टेम्पररी कंस्ट्रक्शन से या किराए की जगह पर। मान लो उसने 20,000 की सेल कर ली। कितने की कर ली? 20,000 की सेल कर ली। तो उसकी सेल का नुकसान कितना बोलोगे आप? कितना नुकसान हो गया? 30 20, हाँ 35,000। तो आपकी सेल का जो नुकसान हो गया वो कितना हो गया? 35,000 का। दोबारा से मैं बता देता हूं शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन मैंने कैसे बनाई। जो भी इंडेमनिटी पीरियड में आपने सेल जनरेट पिछले साल करी, मतलब अल्टीमेटली करना क्या है, जो भी इंडेमनिटी पीरियड है उसके पिछले साल आप कितनी सेल करी, उसके अंदर अपवर्ड ट्रेंड इंक्रीजिंग ट्रेंड को आप जोड़ दोगे। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड सेल आ जाएगी जो कि करंट ईयर में आप करते। अब आपने उस इंडेमनिटी पीरियड में सेल ना करके आपने कोई टेम्पररी कंस्ट्रक्शन कराया, वहां से कोई पर्टिकुलर सेल जनरेट करी है, तो उसको आप लेस कर देंगे तो आपको क्या मिल जाएगी? शॉर्ट सेल्स मिल जाएगी। क्लियर है क्या बात? तो शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन मैंने कैसे करी, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ऐसे केस के अंदर वो आपको इंफॉर्मेशन देगा कि कितनी एक्सपेक्टेड सेल उसको उम्मीद थी जो वो इस साल जनरेट कर लेगा, तो उस केस में ऑप्शन नहीं है। जनरली जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उसमें इस तरीके की इंफॉर्मेशन होती है कि पिछले साल बिजनेस था।
चलिए मेरी बात क्लियर है, शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन समझ में आ गई। अब आपको देखो प्रॉफिट के नुकसान का कैलकुलेशन बनाना है, तो आपको कितनी एक्सपेक्टेड सेल का नुकसान हो गया ये पता लग गया। अब आप किसकी कैलकुलेशन बनाएंगे, प्रॉफिट की कैलकुलेशन, की किस रेट से प्रॉफिट कमाते हैं जो कि हम नहीं कमा पा रहे हैं। तो अब आ जाते हैं स्टेप नंबर 4 पर। इसके बाद आप लिखेंगे स्टेप नंबर 4, कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। कैलकुलेशन ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट, इसमें लिखेंगे नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर, लास्ट फाइनेंशियल ईयर, उसमें आप जोड़ देंगे इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इसके बाद मैंने आपको बताया साहब स्टेप नंबर 4 में आप कैलकुलेशन करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट की। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, नेट प्रॉफिट आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लेना है और आपको उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस जोड़ देने हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब क्या है, अभी आपको नहीं समझना, स्टेप नंबर 10 के अंदर आएंगे जब हम इसको डिस्क्राइब करके और डिटेल में समझेंगे, अभी आपको वो समझ में नहीं आएगा। आपको सिंपल सी बात क्या समझनी है कि ग्रॉस प्रॉफिट की रेट निकालने के लिए जो ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन है वो कैसे बनेगी, नेट प्रॉफिट लास्ट फाइनेंशियल ईयर का आपको गिवन होगा और स्टैंडिंग चार्जेस की इंफॉर्मेशन आपको गिवन होगी, उसमें केवल इंश्योर्ड पार्ट आपको शामिल करना है। ठीक है, चलिए इसके बाद बात करता हूं मैं स्टेप नंबर 5 में, किसमें, ग्रॉस प्रॉफिट में से कुछ कुछ डिडक्ट नहीं होगा। ग्रॉस प्रॉफिट की जो कैलकुलेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्मेट के अंदर इंश्योरेंस कंपनी ने बता रखी है, अकॉर्डिंगली आपको काम में लेनी है। उसका रीजन क्या है वो स्टेप नंबर 10 में बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, चलिए इसके बाद आ जाएंगे आप स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में आप निकालेंगे रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी कैलकुलेशन बनेगी, ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन आपने अभी एज पर स्टेप नंबर 4 बना ली और डिवाइडेड बाय कर देंगे सेल्स ड्यूरिंग प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर मल्टीप्लाई 100, ये आपकी जीपी रेट आ जाएगी। अब इसके बाद आ जाएंगे आप स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल, ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल पर कितने प्रॉफिट का नुकसान हुआ है, तो देख लें, आपको शॉर्ट सेल पता चल गई कितनी सेल का नुकसान है और उस पर किस रेट से प्रॉफिट कमाते जो कि नहीं कमा पा रहे हैं, वो रेट ऑफ जीपी भी आपको मिल गई, मल्टीप्लाई करके आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए इसी क्वेश्चन में मैं बात करता हूं, तो मान लीजिए मेरी जीपी रेट निकल के आई है 20% की, एग्जाम्पल ले रहा हूं मैं, और आपकी सेल का नुकसान कितना हुआ था 35,000 का, तो उस पर 20% से जो प्रॉफिट कमाते वो नहीं कमा पाए, कितना 7,000, तो ये 7,000 आपके प्रॉफिट का नुकसान है जिसका क्लेम आप इंश्योरेंस कंपनी से मांगेंगे। चलिए यहां तक की बात एक बार आप नोट कर लेंगे। तो स्टेप नंबर 6 तक की मैंने क्या क्या बातें बताई उसको रिपीट कर देता हूं मैं। ये जो स्टेप नंबर 6 तक की कैलकुलेशन है ये ट्रेडर और बिजनेसमैन अपने पास कैलकुलेट करेगा और इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाएगा। करना क्या है, सबसे पहले आपको डेट ऑफ फायर देखनी है कि बिजनेस में आग कब लगी है। स्टेप नंबर 2 में आपको कैलकुलेशन करना है पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, यानी आपके बिजनेस का जो डिसलोकेशन पीरियड है, यानी जिस पीरियड के लिए इंश्योरेंस कंपनी से आपको क्लेम मांगना है वो पीरियड कौन सा है। तो पीरियड ऑफ इंडेमनिटी की कैलकुलेशन मैंने आपको बताई कि पीरियड ऑफ डिसलोकेशन बिजनेस का क्या है और पीरियड ऑफ पॉलिसी आपने कितने टाइम के लिए ले रखी है, दोनों में से जो कम है वो आपकी पीरियड ऑफ इंडेमनिटी कहलाएगी। तीसरे स्टेप में मैंने आपको बताया शॉर्ट सेल्स की कैलकुलेशन बनानी है। शॉर्ट सेल का मतलब हो गया कि उस इंडेमनिटी पीरियड के अंदर या उस डिसलोकेशन पीरियड में कितनी सेल का नुकसान हुआ है, उसकी कैलकुलेशन कैसे बनानी है। इंडेमनिटी पीरियड में लास्ट ईयर आपने कितनी सेल करी थी और
इंक्रीजिंग ट्रेंड के हिसाब से इस साल कितनी एक्सपेक्टेशन थी जो आप सेल जनरेट करेंगे, उसमें से आप माइनस कर देंगे जो एक्चुअल सेल आपने इंडेमनिटी पीरियड में करंट ईयर के अंदर जनरेट कर ली, वो आप माइनस कर दोगे तो आपके पास क्या बच जाएगा, शॉर्ट सेल्स, जो सेल का नुकसान आपका ड्यूरिंग द ईयर हुआ है। अब सेल का नुकसान पता चल गया, मतलब शॉर्ट सेल पता लग गई। अब पता लगाना है आपको रेट ऑफ जीपी। तो रेट ऑफ जीपी के लिए सबसे पहले आप कैलकुलेट करेंगे ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट। ग्रॉस प्रॉफिट की कैलकुलेशन का तरीका मैंने बताया, नेट प्रॉफिट आपको लास्ट फाइनेंशियल ईयर का लेना है और उसमें इनशॉर्ट स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ देना है। ये आपकी ग्रॉस प्रॉफिट की वैल्यू आ गई। ग्रॉस प्रॉफिट को लास्ट फाइनेंशियल ईयर की सेल से डिवाइड देकर के मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो आपको जीपी रेट मिल जाएगा, और उस जीपी रेट को आप यहां से मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेंगे, लॉस ऑफ प्रॉफिट की कैलकुलेशन बना लेंगे। मेरी बात आपको यहां तक क्लियर होनी चाहिए। एक बार मुझे बता दें, क्या स्टेप नंबर 6 तक मेरी बातें क्लियर हैं? क्या स्टेप नंबर 6 तक मेरी बातें क्लियर हैं? एक बार रिप्लाई कर देंगे। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहां तक की जो कैलकुलेशन है, जितने भी प्रॉफिट का नुकसान हुआ है वो ट्रेडर या बिजनेसमैन ने कैलकुलेट कर लिया, वो आप इंश्योरेंस कंपनी के पास लेके जाएगा। अब आगे आने वाले स्टेप ये डिसाइड करेंगे कि उसको क्लेम कितना मिलना चाहिए। जरूरी नहीं है कि जितना नुकसान आपने हुआ है या जितना कैलकुलेशन आपने बनाया है सारे कैलकुलेशन पर इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे दे। अब आगे आने वाले स्टेप में वो आपको वो बता रहा हूं जो इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए गए हैं। अब ये चेक किया जाएगा कि उसको क्लेम मिलना कितना चाहिए। ठीक है, तो हमने स्टेप नंबर 6 तक नोट कर लिया है। अब आप डालेंगे हेडिंग स्टेप नंबर 7 की। इसमें लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एनुअल एडजस्टेड सेल। एनुअल एडजस्टेड सेल, शॉर्ट में इसको मैं बोल रहा हूं AAS। अब सुनिएगा ध्यान से मैं क्या बात बोली। एनुअल एडजस्टेड सेल की कैलकुलेशन कैसे बनानी है, पहले तो एक बार इसको लिख लेते हैं। देखिएगा, सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ immediately preceding the date of fire, the date of fire, यानी आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल आपको देखनी है। क्या लिखा मैंने, सेल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 12 मंथ इमीडिएटली प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल आपकी कितनी है, उसमें आप जोड़ देंगे अपवर्ड ट्रेंड, अपवर्ड ट्रेंड, या मैं इसको बोलता हूं इंक्रीजिंग ट्रेंड। ये अमाउंट आप यहां पर जोड़ देंगे और यह मिल जाएगा एनुअल एडजस्टेड सेल। एनुअल एडजस्टेड सेल। इसके बाद स्टेप नंबर 8। स्टेप नंबर 8 में आपको निकालना है ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल। एनुअल एडजस्टेड सेल, जो भी एनुअल एडजस्टेड सेल निकाली है उस पर आपको जीपी निकालना है। तो एनुअल एडजस्टेड सेल आपने ऊपर निकाली, जीपी रेट आपने अभी डिटरमाइन करी ली थी। रेट ऑफ जीपी कौन से स्टेप से करी थी, 5वें स्टेप से करी थी क्या? एज पर स्टेप 5 से आपने रेट ऑफ जीपी निकाली थी, तो आप एनुअल एडजस्टेड सेल को रेट ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करेंगे और ये अमाउंट जो आपका निकल के आएगा, अब ध्यान से सुनना, ये अमाउंट जो आपका निकल के आएगा ये क्या कहलाएगा, पॉलिसी
was to be taken। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी कहेगी कि इस अमाउंट की पॉलिसी अगर आप लोगे तो ही आपको क्लेम किस अकॉर्डिंग मिलेगा, वो आपको नेक्स्ट मैं स्टेप नंबर 9 के अकॉर्डिंगली बताऊंगा। तो देखो अब इंश्योरेंस कंपनी क्लेम कैसे डिसाइड करेगी। स्टेप नंबर 7 कैलकुलेट करवाएगी। क्या बोलेगी कि आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल बताओ, उस पर आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड अपवर्ड ट्रेंड को ऐड करते हुए एनुअल एडजस्टेड सेल निकालनी है। फिर इस एनुअल एडजस्टेड सेल पर आपको रेट ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करके ग्रॉस प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। अगर आप इस अमाउंट की पॉलिसी लेते या इस अमाउंट से ज्यादा की पॉलिसी लेते तो जितना भी नुकसान हुआ है वो पूरा इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम के रूप में दे देती। अगर आपने इस अमाउंट से पॉलिसी कम ले रखी है तो क्लेम भी आपको प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। बात समझ में आ रही है? तो ये वो अमाउंट है जिसकी पॉलिसी आपको लेनी चाहिए एज पर इंश्योरेंस कंपनी। बात समझ में आ रही है क्या? एक बार आप यहां तक की बात नोट करेंगे। नहीं नहीं, लॉजिक नहीं है इसका कोई लॉजिक नहीं है। इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा दिए गए स्टेप हैं, अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। इसका कोई लॉजिक नहीं है कि वो कंपनी 12 महीने पहले की सेल ही क्यों ले रही है। ये इंश्योरेंस कंपनी की जो गाइडलाइंस हैं उसमें लिखी हुई हैं बातें, तो अकॉर्डिंगली आपको फॉलो करनी है उसकी कैलकुलेशन पर्पस के लिए। आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल पकड़ी, मतलब पॉलिसी आपको कितने की लेनी चाहिए? नहीं नहीं, जरूरी नहीं है कि पॉलिसी आप देखो ये कब ली जाती है पॉलिसी। किसी दिन बिजनेस में आग लगने वाली है, उसके 2 साल 3 साल पहले ही आपने पॉलिसी ले रखी होगी। तो पॉलिसी आपने 3 महीने के लिए, 4 महीने के लिए, 5 महीने के लिए पॉलिसी लोगे, 6 महीने के लिए पॉलिसी लोगे। तो पॉलिसी का कितना अमाउंट आपको लेना चाहिए, वो एक्सपेक्टेड पॉलिसी का अमाउंट कितना लेना चाहिए उसकी कैलकुलेशन बता रहा हूं मैं आपको ये। अब यहां पर आपको क्या बोला गया है, आग लगने से जस्ट 12 महीने पहले की सेल पकड़नी है, उसमें अपवर्ड ट्रेंड करके एनुअल एडजस्टेड सेल निकालनी है, उसको रेट ऑफ जीपी से मल्टीप्लाई करके ये एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ पॉलिसी आपको लेनी चाहिए। मैं ये बता रहा हूं आपको। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 9 में अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन कैसे बनानी है। इसके बाद मैं बात करता हूं स्टेप नंबर 9। तो अब आप लिखेंगे अमाउंट ऑफ क्लेम। अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकालना है? दो बातें यहां पर नोट करनी है। सबसे पहली बात, अगर आपने जो पॉलिसी ले रखी है वो एज पर स्टेप 8 ले रखी है या उससे ज्यादा ले रखी है, तो जितना भी नुकसान है पूरा आपको क्लेम के रूप में मिल जाएगा। तो मैंने क्या बोला, इफ पॉलिसी अमाउंट इज इक्वल टू और मोर देन, if policy amount is equal to or more than the GP on annual adjusted sale, then entire amount of loss of profit will be amount of claim, will be amount of claim। और नेक्स्ट पॉइंट आप लिखेंगे, इफ पॉलिसी अमाउंट is less than the GP on annual adjusted sale, then average clause will be applicable. Average clause will be applicable। तो अमाउंट ऑफ क्लेम की कैलकुलेशन कैसे बनेगी, लॉस ऑफ प्रॉफिट जितना भी नुकसान हुआ है
उसका क्लेम आपको कब मिलता? जब आप पॉलिसी किसके बराबर कराते? जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल के बराबर कराते। और इसको मैंने एक नाम और दिया है, क्या? पॉलिसी वाज टू बी टेकन। और इसको आप मल्टीप्लाई कर दोगे किससे? पॉलिसी अमाउंट से। इस बात को आप नोट कर लेंगे। अब ये जो मैंने स्टेप नंबर आपको 7 और 8 बताए हैं, इस स्टेप के पीछे अगर आप लॉजिक ढूंढते हो, जैसे अगर मान लीजिए मैं अकाउंटिंग का कोई भी टॉपिक आपको पढ़ाता हूं या कोई भी बात मैं बताऊंगा, तो हर चीज के पीछे कोई ना कोई लॉजिक या रीजन होगा कि मैं इसको डेबिट या क्रेडिट क्यों कर रहा हूं, या इसके करने का कारण क्या है। आपको ये समझ में नहीं आ रहा होगा कि जस्ट 12 महीने पहले की सेल ही क्यों पकड़ी, जीपी के अंदर मैंने स्टैंडिंग चार्जेस को जोड़ा ही क्यों। तो ये वाली चीजें मैं आपको बता दूं, इंश्योरेंस कंपनी, जैसे अगर आप लॉ पढ़ते हैं या अगर आप इनकम टैक्स पढ़ते हैं, तो उसमें गवर्नमेंट ने कुछ गाइडलाइंस डिसाइड की हुई हैं, अकॉर्डिंगली आपको इस तरीके से प्रोसेस वाइज कैलकुलेशन बनानी है। तो वो जो रीजंस हैं वो गवर्नमेंट ने जैसे डिसाइड किए हैं या इंश्योरेंस कंपनी ने अपनी कैलकुलेशन में डिसाइड किया है, अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। इसका कोई रीजन नहीं है। जैसे मान लो मैंने बोला कि इनकम टैक्स में आपने रेट पढ़ी है इनकम टैक्स की, तो आपने बोला 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगता, 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम पर आपको 5% का टैक्स देना पड़ता है। 5% ही क्यों देना पड़ता है सर, 3% क्यों देना नहीं पड़ता? क्योंकि गवर्नमेंट ने डिसाइड कर रखा है। तो ये क्लेम की कैलकुलेशन इंश्योरेंस कंपनी ने डिसाइड की हुई है, और अपनी क्लेम जो आपकी पॉलिसी होती है उसके अंदर लिखा हुआ होता है, तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करनी है। इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कंपनी ने जो डिसाइड किया है अकॉर्डिंगली आपको पढ़ना है। जहां भी लॉजिक या रीजन की आवश्यकता होगी वो मैं आपको दूंगा। तो 7th और 8th जो मैंने आपको बोला, मैंने पहले भी बोला कि यहां पर कैलकुलेशन आप नहीं बना रहे, यहां पर इंश्योरेंस कंपनी बता रही है कि मैं पॉलिसी किस अकॉर्डिंगली दूंगी, तो अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेट करना है। इसके बाद स्टेप नंबर 9 में मैंने आपको बताया कि पॉलिसी आपको जो लेनी है वो स्टेप नंबर 8 के बराबर या उससे ज्यादा लेनी है। स्टेप नंबर 8 में आपने कैलकुलेट किया था रेट ऑन एनुअल, जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल। अगर आप उसके बराबर लेंगे, इक्वल लेंगे या उससे ज्यादा लेंगे, तो जितना भी नुकसान आपका लॉस ऑफ प्रॉफिट के रूप में हुआ है वो पूरा अमाउंट आपको क्लेम के रूप में मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने पॉलिसी कम की ले रखी है, किससे? जीपी ऑन एनुअल एडजस्टेड सेल से। अगर आपने कम की पॉलिसी ले रखी है तो क्लेम भी आपको प्रोपोर्शनेटली कम मिलेगा। अल्टीमेटली जितने भी प्रॉफिट का नुकसान हुआ है इसका क्लेम कब मिलता? जब पॉलिसी आप इसके बराबर लेते। लेकिन पॉलिसी आपने कम की ले रखी है तो क्लेम भी आपको कम का मिलेगा। ठीक है। अब मैं जब आपको क्वेश्चन कराऊंगा तब ये बातें क्लियर होंगी। तो एक बार यहां तक की बात आप नोट कर लेंगे जो मैंने स्टेप नंबर 9 तक आपको बताई है। यहां तक की बात नोट करके मुझे बता दें, क्या सभी स्टूडेंट्स को मेरी बात क्लियर है क्या? चलिए, अब आज की क्लास में इतना रखते हैं, मिलते हैं कल की क्लास में। धन्यवाद।